की हंसी भी जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। इंसान एक सामाजिक जानवर है। एक दूसरे से मिलना जुलना उसकी फितरत में शामिल है। वो शुरू से ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से ताल्लुक कायम रखने के लिए मुख्तलिफ जरिए इस्तेमाल करता है। उन्हीं में से एक जरिया खत भी है। खत खुशी और गम दोनों का पैगाम्बर है। एक खत किसी इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर सकता है, वही खत किसी दूसरे की जिंदगी में गम का तूफान भी ला सकता है। हम इस सीरियल के जरिए नाजरीन को दिखाना चाहते हैं कि मुख्तलिफ सूरतों में कागज का यह मामूली पुर्जा इंसानी जिंदगी में क्या क्या गुल खिलाता है। कहानी यूं है कि 30 बरस पहले एक रेल हादसे में एक पुल टूट गया था। एक ट्रेन उसकी जद में आ गई थी। 30 साल बाद रेल महकमा इसी पुल को दोबारा तामीर कर रहा है। खुदाई के दौरान मजदूरों को एक संदूक मिलता है। संदूक पर जम्मू पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी है। असल में यह संदूक 30 साल पहले रेल हादसे के दौरान मलबे के नीचे दब गया था। खतों से भरे संदूक को महकमे पोस्ट के हवाले कर दिया जाता है और अब यह फैसला उन्हें लेना है कि इन खतों का अब क्या किया जाए। ऑफिसर्स, मैंने आप लोगों को आज यहां इसलिए बुलाया है कि आप लोगों से एक जरूरी मशवरा करना है। 30 बरस पहले जो पुल टूटा था उसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। शायद आप लोग जानते हैं, अब उस पुल का दोबारा काम शुरू हो रहा है। उसके खुदाई के दौरान जम्मू डाक ऑफिस का एक संदूक मिला है जिसमें हजारों की तादाद में खत मौजूद। आप लोग डाक ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, तजुर्बेकार हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मशवरा लेना चाहता हूं कि उन खतों को क्या किया जाए। मेरी राय में उन खतों को जाया कर देना चाहिए। मिस्टर महात्रे, ये कोई मामूली बात नहीं। हम उस बक्से को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका जिक्र अखबारों में आ चुका है। एक मामूली गलती हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। जानते हैं ना आप कि मीडिया हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। मगर खंडेलवाल साहब, जरा गौर कीजिए। 30 बरस पुराने खतों को सही पतों तक पहुंचाना ये हंसी का खेल नहीं है। 30 मिनट में दुनिया बदल जाती है। आज लोग इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और ईमेल की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ऐसी सूरत में उन मामूली खतों की क्या अहमियत है? और दूसरी बात, इन 30 वर्षों में कई लोगों के पते बदल चुके होंगे, कई लोग जा चुके होंगे, कई मर खप गए होंगे। ऐसी हालत में उन खतों को सही पतों तक पहुंचाना, सही आदमी के हाथ में देना, घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। आपकी बात में दम है मात्रे साहब, लेकिन इस बात पर आप दूसरे पहलू से भी गौर कीजिए। यह बात सच है कि इन तमाम खतों को उनके पतों तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी अगर हम इन हजारों खतों में से 10% लोगों तक भी एक खत पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। ये सब दिल बहलाने वाली बातें हैं पाटिल साहब। आज की तारीख में उन खतों का उस लिखने वाले और खत पाने वाले की जिंदगी में क्या अहमियत है? महात्रे साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो खत किसी की जिंदगी बदल दे। ये भी हो सकता है कि वो किसी की जिंदगी में खुशियां भर दे। उल्टा भी हो सकता है, किसी की अच्छी भली जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मगर हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए महात्रे साहब। मेरा ख्याल है इस बहस से कोई फायदा नहीं। लाखों की बात यह है कि डाक ऑफिस लोगों की खिदमत के लिए बना गया है। चिट्ठी पुरानी हो या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हम लोगों का काम है लोगों की खिदमत करें, लोगों तक उस खत को पहुंचाए, तो हम अपना काम अंजाम देंगे, अपना फर्ज समझ के अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो वी शुड गो फॉर द पोल। जो लोग खत पहुंचाने के हक में हैं, प्लीज वो अपना हाथ ऊपर करें। फैसला हो चुका, खत पहुंचाए जाएंगे
मिस्टर तिवारी, मिस्टर नाइक, यह जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपता हूं। कल से ही खतों की सॉर्टिंग स्टार्ट की जाए और अपने लोगों को हिदायत दीजिए कि वो सही पते पे खत पहुंचाएं। हम इस एहसान को नहीं भूल पाएंगे। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? थोड़ा थक गया हूं, आज ऑफिस में बहुत काम था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक चाय बना के लाती हूँ। थोड़ा अच्छा लगेगा फिर आपको। अगर हम इन हजारों खतों में से 10% लोगों तक भी ये खत पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। हो सकता है वो खत किसी की जिंदगी बदल दे, ये भी हो सकता है कि वो किसी की जिंदगी में खुशियां भर दे। उल्टा भी हो सकता है, किसी की अच्छी भली जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसमें क्या लिखा है इससे भी हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। खत पहुंचाना हमारी ड्यूटी है जिसे हमको अपना फर्ज समझकर पूरा करना चाहिए। फैसला हो चुका, खत पहुंचाए जाने चाहिए। मैंने स्वेटर और कोट सब पैक कर दिए हैं। जम्मू में ठंड बहुत होती है, आप बगैर सूट के बिल्कुल बाहर नहीं निकलिएगा। तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, नौकरी आखिर नौकरी है। मैंने बड़े साहब से कितना कहा, ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, वो माने नहीं। और मैंने कहा मेरी शादी को भी 4 महीने हुए हैं, वो बेचारी कैसे रहेगी मेरे बिना। माँ की बीमारी के बारे में भी कहा, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कहते हैं पहले वहां का कामकाज देख लो, फिर देखा जाएगा। आप मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, वहाँ अपना ख्याल रखिएगा। नई जगह, नया माहौल, नए लोग। काश मैं भी आपके साथ चल सकती, लेकिन यहाँ माँ जी का ख्याल कौन रखेगा फिर? संध्या, तुम माँ का ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना। और माँ की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाए मुझे खत लिख देना, मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। सुना है जम्मू बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, खूबसूरत तो है, कश्मीर का ही एक हिस्सा है। पहाड़ियाँ हैं, बर्फपोश वादियाँ हैं। हम लोग शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए नहीं जा सके, तुम आ जाओगी तो हनीमून भी मना लेंगे। आप बड़े वो हैं, हर बात में अपने मतलब की बात ढूंढ लेते हैं। क्यों? मेरे मतलब में क्या तुम्हारा मतलब छुपा हुआ नहीं है? नहीं, मुझे पता है, तुम्हारी नहीं में ही हाँ छुपी हुई है।
ये है आज से आपका आशियाना। बढ़िया है। ये हॉल है, वो बेडरूम है, और उधर देख रहे हैं वो बावर्ची खाना है। अच्छा अच्छा। और उसके बाजू में गुसल खाना है। हाँ हाँ। और वो छोटा कमरा देख रहे हैं ना साहब, उसके बाजू में एक छोटा रूम है सामान रखने के लिए। अच्छा है। और पानी 24 घंटे गर्म रहता है। ये बढ़िया है भाई। और लाइट कभी कभार आंख में चोली खेल लेती है साहब। 1-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग होता है ना साहब। अच्छा। हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है इमरजेंसी लाइट का। बढ़िया है भाई, अच्छी साफ सफाई है। साहब झाड़ू मैं ही तो लगाता हूँ, ढूंढने से तिनका तक नहीं मिलेगा। अच्छा, साफ सफाई तुम ही करते हो? हाँ साहब, सफाई से लेकर खाना पकाने तक की मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा, खाना भी तुम ही बनाते हो? बिल्कुल जनाब, वेज नॉन वेज दाल चपाती। बस आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, अभी खाना लगा देता हूँ। मियां छोटू, नहाने से पहले अगर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा। लो, ये कौन सी बड़ी बात है, चाहे तो मैं ये चुटकियों में बनाता हूँ साहब। वैसे भी जम्मू में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो बस हो जाए फिर, है ना? हाँ, तो बनाओ फिर एक, हो जाए। सब जाए। छोटू, ये सामने की झोपड़ी में कौन रहता है? पता नहीं साहब, रिफ्यूजी टाइप पे लोग मालूम पड़ते हैं साहब। सब चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। मैं शाम के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। साहब, मैंने दाल चावल और चपाती बना दी है, जब आपको खाना हो गरम करके खा लीजिए। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मैं चलता हूँ साहब, कल सुबह आऊंगा। अरे छोटू, अगर बाहर बारिश हो रही है तो यहीं रुक जाओ, रात भी बहुत हो गई है। नहीं साहब, घर में माँ अकेली है ना, और मेरा घर कौन सा दूर है साहब, ये 4 कदम की दूरी पे तो है साहब। और साहब, यहाँ बारिशों में ना अक्सर लाइट चली जाया करती है। अच्छा अच्छा। ये इमरजेंसी ट्यूबलाइट है, आप इसको चालू कर लेना। और वैसे मैंने टेबल पर माचिस और मोमबत्तियां रख दी है साहब। ठीक है छोटू, शुक्रिया। साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। चलता हूँ साहब। ठीक है छोटू, ख्याल रखना। जान से प्यारी संध्या, कैसी हो? मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूँ। माँ की तबीयत कैसी है? आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। आप यहाँ सो सकते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। नहीं नहीं बेटा, ये एहसान कम है क्या? इस तूफानी बारिश में अपने घर में पनाह दे रहे हैं। इस नेकी काम का ऊपर वाला जरूर इनाम देंगे बेटा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। हम इस एहसान को नहीं भूल पाएंगे। अरे एहसान कैसा चाचा, इंसान ही इंसान के काम आता है, हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। अब आप लोग आराम कीजिए, ठीक है?
और बेटा तू भी सो जा। साहब जी उठिए, चाय लीजिए। रात बहुत देर से आंख लगी। बहुत तूफानी रात थी। हाँ साहब, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे वो बूढ़ा और लड़की बाहर ही है ना? साहब उनको उठाकर तो मैंने कभी का भगा दिया। भगा दिया? अरे मैं उन्हें अंदर लेकर आया था। रात भर उनकी छत टपक रही थी। साहब आपने उनको रात भर रहने के लिए पनाह दी थी, मगर वो तो इतने इत्मीनान से यहाँ रह रहे थे जैसे जिंदगी भर रहना हो। छोटू साहब इन पर गरीब समझकर तरस मत खाइए। ये रिफ्यूजी लोग ना बड़े चिपकू होते हैं। आप इनको उंगली पकड़ाएंगे ना, ये पोंचा पकड़ लेंगे। और पता नहीं कौन कहां से आया है। और ये बुड्ढा ना मुझे बड़ा ही चालाक मालूम पड़ता है। मीठी मीठी बातें करके एक काम निकालना जानता है। बकवास बंद करो। वो बेचारे मुसीबत के मारे हैं और तुम उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। ये सरकारी गेस्ट हाउस है, इसमें एरे गहरे को पनाह नहीं दी जा सकती और कहीं आप पर कोई आफत ना आ जाए। सरकारी गेस्ट हाउस है तो क्या हुआ? इंसानियत भी कोई चीज होती है। जाओ जाकर उनसे माफी मांगो और इज्जत के साथ यहां लेकर आओ। जब तक उनकी छत ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेंगे, समझे? अब जाओ यहां से। भलाई का तो कुछ जमाना ही नहीं है। देखो साहब, कल को अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ ना, मुझे दोष मत देना। मैं जाकर उनको ले आता हूं। समझाना सिर्फ मेरा काम था। अब आप समझे या ना समझे आपका काम है। ठीक है, तुम जाओ और लेकर आओ। हाँ बन गया। अरे चाचा, तुम लोगों को साहब ने बुलाया, चलिए। भाई तुमने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया साहब। अरे चाचा वो तो मैं ऐसे ही कमरे की सफाई कर रहा था, इसलिए थोड़ा बोला कि बाहर बैठ जाइए। रहने दो बेटा, हम बाहर किसी तरह गुजारा कर लेंगे। चाचा साहब ने बोला है जब तक तुम्हारे घर की मरम्मत नहीं हो जाती तुम लोग उन्हीं के साथ रहोगे। उन्होंने एक रात हमें पनाह दे दी, हमारे लिए यही बहुत है। अब हम उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकते। छोकरी अपने पिताजी को समझाइए ना। अगर मैं तुम लोगों को साथ में नहीं लेके गया तो साहब मुझ पर गुस्सा होंगे। लगता है ये भी बहरी है। अरे चाचा मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, नहीं तो साहब आएंगे तुमको लेके जाएंगे। अरे बेटा तुम क्यों हाथ जोड़ते हो? हम गरीबों के नसीब में ही ये ठोकरें लिखी है। अरे चाचा देखिए साहब सामने से देख रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। चल अरे चलिए ना। चल चल चल। साहब जी कहाँ रखो इन्हें? अरे यहीं रख दे। मेरा मतलब है बिठा दो। साहब जबरदस्ती ये मुझे उठाना है, मैं तो। अरे कोई बात नहीं, इसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कॉफी? कॉफी नहीं, माफी मांग रहे हैं साहब तुझसे। माफी? माफी नहीं बेटा, माफी तो मैं मांग रहा हूँ। हम लोगों की वजह से आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी है। कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोटू किसी मिस्त्री को ढूंढ लाओ, इनकी छत की मरम्मत करानी है। साहब उन्हें तलाश करने में और आने में वक्त लगेगा।
और मुझे ऑफिस भी खोलना है। ऑफिस की चिंता तू मत कर, वो मैं खोल दूंगा। तू जल्दी से मिस्त्री ढूंढ ला बस। सब, और मुझे आपके लिए खाना भी तो बनाना है ना। अरे ए छोकरी, तुझे खाना बनाना आता है? लगता अपने बाप की तरह ये भी बहरी है। खाना बनाना आता है? बहरी के साथ साथ एक गूंगी भी मालूम पड़ती है। गूंगी बहरी ही सही, हाथ पांव तो सलामत है ना। चल मेरे साथ भाजी लेने, चल चल।